गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क बल आघूर्ण। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ रहे थे। हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, कोणीय संवेग, और हमने टॉर्क को भी डिफाइन किया था। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन की। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक तरीके से जो टॉर्क होता है, जिसे हम टो से डिनोट करते हैं। ठीक है, टॉर्क को हम टो से डिनोट करते हैं, और ये रोटेशनल मोशन में क्या होता है? फोर्स का इक्विवेलेंट होता है। यानी जिस तरह से हम लीनियर मोशन में फोर्स को डिफाइन करते हैं, वैसे ही क्या होगा? रोटेशनल मोशन में टॉर्क होगा। ठीक है, या फिर हम देख सकते हैं कि एक तरीके से वो फोर्स का वो मेजरमेंट होगा ये, यानी कि कितना फोर्स किसी पार्टिकल पर कार्य कर रहा है, कितना फोर्स किसी पार्टिकल पर लग रहा है कि क्या हो सके, उसका रोटेशनल मोशन हो सके। ठीक है, वो रोटेट कर सके, उसका मेजरमेंट क्या होगा? हमारा टॉर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या है कि जो टॉर्क होता है वो किस पर डिपेंड करेगा? यानी टॉर्क को हम लिखते हैं R क्रॉस F से। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? R क्रॉस F होता है, जहां पर R क्या है? पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश है। यानी जिस पॉइंट के, ठीक है, यानी हमारी एक्सिस होगी और जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये रोटेट कर रहा है, उस पॉइंट से उसका जो पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश होगा, वो क्या होगा? R होगा, और F क्या होगा? पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स होगा। ठीक है, तो टो इक्वल टू क्या हो गया हमारा? R क्रॉस F, और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है? R क्रॉस F होगी। तो क्या होगी? इनके परपेंडिकुलर होगी। राइट हैंड रूल से हम निकालेंगे R क्रॉस F, F हमारा क्या है? इस डायरेक्शन में, तो जो डायरेक्शन होगी टॉर्क की वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर होगी, और हमेशा क्या होगी? जो हमारी घूर्णन सदिश है, वो घूर्णन अक्ष है, रोटेशनल एक्सिस जो होगी उसके अनुदिश होगी, उसके अलोंग होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी रोटेशनल एक्सिस है, तो हमारी टॉर्क की डायरेक्शन भी क्या होगी? इसके अलोंग होगी, क्योंकि इस प्रकार हमारा रोटेशन हो रहा है, और ये पार्टिकल का क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? टॉर्क को डिफाइन करते हैं। तो टो इक्वल टू अपने पास में क्या आ गया? R क्रॉस F, और इसे हम लिख सकते हैं टो इक्वल टू RF sin थीटा। ठीक है, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, तो RF sin थीटा, और अगर हमारा sin थीटा जो है, यानी थीटा जो होगा 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा, RF होगा। ठीक है, और यदि थीटा इक्वल टू 0 हुआ, थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो टॉर्क वहां पर क्या रहेगा? 0 रहेगा। यानी हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है, उसी के अलोंग हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। यानी R और F के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो फोर्स उस पार्टिकल को रोटेट नहीं करवाएगा। ठीक है, वहां पर रोटेशनल मोशन नहीं होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे थे कि यहाँ पर हमारी कोई वस्तु इस प्रकार लटकी हुई है। ठीक है, अगर हम इस पर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तो क्या होगा? रोटेशन नहीं होगा। अगर हम इसके परपेंडिकुलर या किसी एंगल से फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा? इसमें रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या आएगा? अपना टॉर्क आएगा। अब जो टॉर्क होता है वो क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट होती है इसकी, वो क्या होती है? इसकी यूनिट न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, R और F है, F की हमारी क्या होगी? न्यूटन, और R की क्या होगी? मीटर। तो टॉर्क की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? न्यूटन मीटर होगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो R है, इसके हम क्या कहते हैं? इसे, ये पोजीशन वेक्टर है, या हम इसको, ये जो हमारी डिस्टेंस है, इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी वो भी हमारी है परपेंडिकुलर
जिस पॉइंट से ये रोटेट करेगा। यानी जो हमारा टॉर्क है इसको हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी फोर्स का, ठीक है, किसी भी पार्टिकल पर लगने वाले जो फोर्स है उसका किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, किसी कण पर लगने वाले बल का किसी नियत बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा कि किसी कण पर लगने वाले बल का किसी नियत बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण बल आघूर्ण कहलाता है। यानी पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट है, अपना फोर्स कार्य कर रहा है, उसका किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। अब यहाँ पर अपने पास में टॉर्क जो है R क्रॉस F आ रहा है। ठीक है, तो R क्रॉस F अपना जो होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि R क्रॉस F, यानी अगर हम R को बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी जो हमारा फोर्स जिस हम पॉइंट से लगा रहे हैं वहां की दूरी को अगर हम बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं कि जो हेड पंप होता है, ठीक है, उसको दबाने के लिए जो उसका हत्था होगा उसको क्या रखते हैं, लंबा रखते हैं, जिससे कि R की वैल्यू क्या हो, बढ़ जाए। इसी प्रकार जो हमारे डोर होते हैं, दरवाजे जो होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो क्या होते हैं, जो इनके हिंजेस जो होंगे, कब्जे जिन्हें हम बोलते हैं, उनसे क्या रखे जाते हैं, दूर रखे जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, अगर R का मान बढ़ रहा है तो क्या होगा, फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, R का मान बढ़ने पर क्या हो जाएगा, टॉर्क का मान बढ़ जाएगा, और उसी टॉर्क के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। इसलिए किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए क्या करते हैं, R का मान ज्यादा रखते हैं। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं जो हमारा एंगुलर मोमेंटम था और ये टॉर्क है, इनमें रिलेशन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में। यह काम करके उसको बिठा देती हूँ। कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के अंदर क्या रिलेशन होता है ये हम निकालेंगे। इसके अंदर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम जिसको हमने J या L से डिफाइन किया था, ठीक है, तो J इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस P,
ठीक है। J इक्वल टू क्या हो जाएगा, R क्रॉस P हो जाएगा। ये सारे अपने जो एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे हमारे क्या हैं, रोटेशनल मोशन में जो लीनियर मोमेंटम में हम जो क्वांटिटी डिफाइन करते हैं उनके इक्विवेलेंट है, उनके तुल्य हैं। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, J इक्वल टू R क्रॉस P आ गया। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dj अपॉन dt इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे समय के सापेक्ष अवकलित करने पर dj अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt r क्रॉस p। ठीक है। इसको हम ओपन कर लें तो ये क्या आ जाएगा, d अपॉन dt, ठीक है, r क्रॉस p है तो दोनों के लिए आ जाएगा अपने पास में ये dj अपॉन dt, d अपॉन dt, r क्रॉस p। तो एक बार क्या हो जाएगा, r का डिफरेंशिएशन और एक बार अपना हो जाएगा p का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आ गया dr अपॉन dt क्रॉस p प्लस r क्रॉस dp अपॉन dt। ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि dr अपॉन dt क्रॉस p, ये जो हमारी वैल्यू है क्रॉस p को हम क्या लिख सकते हैं, mv। ठीक है। और जो हमारा dr अपॉन dt होता है वो भी क्या होता है, dr अपॉन dt भी वेलोसिटी है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, v क्रॉस mv इक्वल टू, m को बाहर ले लें, v क्रॉस v, ये आ गया 0। ठीक है। तो जो हमारी पहली टर्म है वो तो क्या हो गई, 0 हो गई। सेकेंड टर्म आ जाएगी अपने पास में, तो ये आ जाएगा अतः dj अपॉन dt इक्वल टू r क्रॉस dp अपॉन dt। ठीक है। और जो हमारा dp अपॉन dt है, dp अपॉन dt क्या है, मोमेंटम के चेंज होने की रेट है, संवेग के परिवर्तन की दर है। और संवेग के परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, फोर्स के। तो हम लिख सकते हैं चूंकि dp अपॉन dt इक्वल टू किसके इक्वल होगी, f के इक्वल। तो क्या आ जाएगा, dj अपॉन dt इक्वल टू r क्रॉस f। ठीक है। तो dj अपॉन dt इक्वल टू आ गया r क्रॉस f। तो यहां से हम देख सकते हैं dj अपॉन dt इक्वल टू r क्रॉस f। r क्रॉस f क्या होता है, टॉर्क होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में। ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू dj अपॉन dt। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि f इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt होता है। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आता है कि जो मोमेंटम में चेंज होने की जो रेट होगी वो किसके इक्वल होगी, फोर्स के इक्वल होगी। ठीक है। यानी हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा क्या डिपेंड करेगा कि मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर हमारा F 0 है, ठीक है, पार्टिकल पर लगने वाला कुल फोर्स, टोटल फोर्स अगर 0 हुआ तो क्या होगा, मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। dp इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो p क्या रहता है हमारा, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है। अगर टोटल फोर्स 0 हो तो p क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो उसी प्रकार अपने पास में यदि पार्टिकल पर लगने वाला जो टॉर्क
ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। dj/dt यानी इसमें जो रेट है इसके चेंज होने की वो क्या होगी, 0 होगी। वहां पर ये क्या हो जाएगा, j कांस्टेंट हो जाएगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। आगे इसके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, ठीक है। यहां तक लिख लें इसको। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कण तंत्र का, ठीक है। कण तंत्र का कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स system of particles and torque, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क निकाल रहे हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या कण तंत्र से हमारा क्या मतलब है कि हमारे पास में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स का सिस्टम है। जहां पर अभी हमने जो मोमेंटम लिखा था, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो जे हमने लिखा वो हमने एक पर्टिकुलर एक पार्टिकल का लिखा, ठीक है। किसी कण पर हमने लगने वाले सब ये कोणीय संवेग और बल आघूर्ण को हमने डिफाइन किया था। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे कणों का तंत्र है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, 1 2 3 ऐसे करके n पार्टिकल्स हैं, ठीक है। बहुत सारे कण हैं और उन सभी पार्टिकल्स का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, J1 J2 J3 इस प्रकार है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल का, दूसरे का, तीसरे का, इस प्रकार हमारे पास में क्या है, पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम है। तो जो कुल कोणीय संवेग होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम, कुल कोणीय संवेग J = J1 + J2 + J3, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, कुल कोणीय संवेग होगा। अब यहाँ पर J1 J2 J3 क्या है, सभी पार्टिकल्स के इंडिविजुअल अपने पास में, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, J = क्या होता है, R×P होता है, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, R×M भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो गए कि हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पर लिख लेना कि हमारे पास में माना कि n कणों का तंत्र है, n पार्टिकल्स का सिस्टम है, जिसमें सभी पार्टिकल्स के अलग अलग
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम क्या करें किसी आयत पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखें या पहले हम इनको लिखें, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, J इक्वल टू m1 पहले क्या आएगा अपने पास में r क्रॉस p है, तो ये क्या आ जाएगा r1 क्रॉस m1 v1 प्लस r2 क्रॉस m2 v2 प्लस r3 क्रॉस m3 v3। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, r1 क्रॉस m1 v1 r2 क्रॉस m2 v2 प्लस का r3 क्रॉस m3 v3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक है, सभी पार्टिकल्स का अलग अलग हमने लिखा है। अब हम किसी आयत पार्टिकल का लिखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में हो जाएगा Ji इक्वल टू Ri क्रॉस Mi Vi। ठीक है, और यदि हमारे पास में n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, i कण का कोणीय संवेग, तो i कण का कोणीय संवेग है और हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n है, तो क्या हो जाएगा J इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri क्रॉस vi। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, J इक्वल टू समेशन mi ri क्रॉस vi, और समेशन कहां से कहां तक होगा, i इक्वल टू 1 टू n तक होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि जो पार्टिकल्स का सिस्टम होगा उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसको लिख लें। फिर हम क्या करते हैं, टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क हम कैसे निकालेंगे, बल आघूर्ण, अभी अभी हमने जो रिलेशन डिराइव किया था इनके बीच में कि dj अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, टो होता है, टॉर्क होता है। ठीक है, तो dj अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, टो आ जाएगा, और हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके बाद में हम आगे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिख लें इसको। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, टॉर्क निकालें। तो हमारे पास में कण तंत्र का जो कोणीय संवेग आया वो कितना आया, J इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू n ri क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया कि टोटल जो हमने एंगुलर मोमेंटम लिखा वो हमारे पास में आ गया J इक्वल टू i इक्वल टू 1 ri क्रॉस pi। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या निकाले, इसका टॉर्क निकाले, तो क्या हो सकता है, टॉर्क इक्वल टू, चूंकि या पहले हम इसको कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा समय के सापेक्ष अवकलित करने पर तो समय के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा dj अपॉन dt इक्वल्स टू d अपॉन dt समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n ri क्रॉस pi। ठीक है, यहाँ पर फिर से जैसे हमने पहले लिखा था ri क्रॉस pi का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक बार ri का हो जाएगा
DRI/dt क्रॉस PI प्लस DP RI क्रॉस DPI/dt। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब हम वापस से देख सकते हैं कि DRI/dt क्रॉस PI, तो DRI/dt क्रॉस PI इक्वल टू ये कितना हो गया, VI क्रॉस MI/VI, तो ये अपना हो जाएगा MI/VI क्रॉस VI इक्वल टू 0। ठीक है, VI क्रॉस VI का VI के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट या हम कहें सदिश गुणन वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, ये वाली टर्म 0, सिर्फ ये बच गई। ठीक है, इसको लिख लें। तो ये अपने पास में आ जाएगा dJ/dt इक्वल टू समीशन I इक्वल टू 1 to n RI क्रॉस DPI/dt। ठीक है, जहां पर अब हम लिख सकते हैं क्योंकि DPI/dt इक्वल टू FI। ठीक है, तो ये बन जाएगा dJ/dt इक्वल टू समीशन I इक्वल टू 1 to n RI क्रॉस FI। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। और dJ/dt क्या है, टॉर्क है। ठीक है, dJ/dt इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः टॉर्क टो इक्वल टू I इक्वल टू 1 to n RI क्रॉस FI। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। अब जो टो इक्वल टू RI क्रॉस FI आ रहा है, उसके अंदर क्या होगा, जो फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा वो अपने पास में। अब यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी क्या है, अपने पास में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो दो टाइप से डिफाइन होगा। एक तो हमारा F एक्सटर्नल, दूसरा क्या होगा, इनकी जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, अन्योन्य क्रियाएं हैं, उनका प्रतिक्रियात्मक बल होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में F को हम क्या लिखेंगे, दो टर्म्स में लिखेंगे। एक तो हमारा F एक्सटर्नल होगा और एक हमारा FIJ होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्योंकि F इक्वल टू समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, F बाय, एक तो हो गया F एक्सटर्नल प्लस एक अपना हो जाएगा FIJ। ठीक है, एक अपना क्या रहेगा, इनकी जो इंटरेक्शन है उनका फोर्स आएगा अपने पास में FIJ होगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ गया, जहां पर FIJ क्या है, जो हमारा आयत पार्टिकल है उस पर बाकी सारे जो पार्टिकल्स होंगे उनके कारण लगने वाला बल है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे कि FIJ, I और J सेम नहीं है, दोनों अलग होंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी एक पार्टिकल पर बाकी और जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से लगने वाला रिएक्शन फोर्स जो होगा वो है। तो FIJ क्या हो गया, IV कण पर बाकी कणों के कारण, या लिख सकते हैं शेष कणों के कारण लगने वाला
अन्योन्य प्रतिक्रियात्मक बल है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में एफ आई जे आ गया कि आईवी पार्टिकल पर जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होंगे उनकी वजह से लगने वाला क्या है, म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स है। ठीक है, अब हम बात करें कि किसी भी एक पार्टिकल पर, जैसे मान लो कि किसी एक पार्टिकल पर बाकियों की वजह से लग रहा है। ठीक है, और क्या होगा कि अगर ये वाला पार्टिकल इस पर लगा रहा है, ठीक है, तो ये क्या लगाएगा, इस पर लगाएगा, यानी जो एफ आई जे टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पर लगा रहा है तो दूसरा वापस उस पर लगाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, अपोजिट और इक्वल सब पर फोर्स होंगे, तो एफ आई जे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि सभी कणों के लिए या सभी पार्टिकल्स के लिए एफ आई जे का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ आई जे 0 हो गया तो ओनली क्या लगेगा, एफ एक्सटर्नल लगेगा। ठीक है, ये लिख ले, फिर हम क्या लिखते हैं कि हमारा जो टॉर्क होगा वो ओनली किसके कारण होगा, एफ एक्सटर्नल के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा, पहले चाहे तो इसके लिए ये लिख लेना, ये वाली लाइन बाद में लिख लेना, पहले चाहे तो इसको उस फॉर्म में लिख लेना, टॉर्क की फॉर्म में। टो इक्वल टू क्या था, आर क्रॉस समेशन आई इक्वल टू 1 आर आई क्रॉस एफ आई। ठीक है, तो एफ आई की जगह हम क्या लिखें, टोटल जो हमारा फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा I इक्वल टू 1 to n, F की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ आई की जगह आर आई क्रॉस एफ एक्सटर्नल प्लस का एफ आई जे। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा एफ आई जे, एक तो आ गया आर आई क्रॉस एफ एक्सटर्नल प्लस का समेशन I इक्वल टू 1 to n और समेशन J इक्वल टू 1 to n एफ आई जे, और I नॉट इक्वल टू होगा J। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो एफ आई जे होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सभी पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि आपस में लगने वाला जो इंटरेक्शन फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से अपने पास में टॉर्क आ जाएगा समेशन I इक्वल टू 1 to n आर आई क्रॉस एफ एक्सटर्नल। ठीक है, यानी जो हमारा बाह्य बल जो होगा एफ एक्सटर्नल होगा, उसकी वजह से क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो इस टॉर्क को हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो इस टॉर्क को हम लिख सकते हैं टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क होगा ये हमारा। ठीक है, जो टोटल टॉर्क हम निकाल रहे थे, कुल बल आघूर्ण हम निकाल रहे थे, वो हमारा क्या होगा, बाह्य बल आघूर्ण होगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा टो इक्वल टू टो एक्सटर्नल आ जाएगा। ठीक है, तो टो इक्वल टू टो एक्सटर्नल, और वो हमारा किसके इक्वल है, dj अपॉन dt के इक्वल है। ठीक है, यानी जो dj अपॉन dt होगा, एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज होने की रेट होगी वो किसके कारण होगी, एक्सटर्नल टॉर्क के कारण। ठीक है, जिस प्रकार से dp अपॉन dt हम निकालते हैं, वो भी हम क्या निकालते हैं, f एक्सटर्नल के कारण, बाय बल के कारण अपने पास में क्या आता है, dp अपॉन dt आता है। ठीक है, उसी प्रकार जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज होने की रेट होगी, कोणीय संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी, वो एक्सटर्नल टॉर्क के कारण होगी, बाह्य बल आघूर्ण के कारण होगी। ठीक है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सेंटर ऑफ मास
के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम को निकालेंगे। जैसे मान लो हमारे पास में पार्टिकल्स का सिस्टम है, तो इस सिस्टम में हम क्या निकाल रहे हैं कि किसी भी ये जो हमारा सिस्टम होगा इसका सेंटर ऑफ मास हम लेंगे और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। ठीक है।